दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु सोनी। आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th लेक्चर नंबर 7। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो कि एक बहुत ही पेचीदा कंसेप्ट है, जिसके लिए अक्सर बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं और बच्चे डाउटफुल रहते हैं इसमें। तो इस कंसेप्ट का नाम है थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट है क्या, ये कैसे आता है और इसको यूज में कैसे लिया जाता है, हम लोग उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये है क्या और क्यों होता है ये। मतलब थर्मल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी वायर है, अगर उसके अंदर से करंट फ्लो होगा तो ये हीट होगा, मतलब ये हीट जनरेट करेगा और उसके बाद में जो भी डिवाइस है जिसको हम यूज ले रहे हैं वो अपने आप क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने देखा होगा पंखा है, अगर काफी देर तक चल रहा है तो उसके बाद वो अपने आप क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बल्ब है, वो भी गर्म हो जाता है। और भी बहुत सारे डिवाइस जो होती हैं वो हम देखते हैं तो वो काफी देर जब उनमें करंट फ्लो होता है, कंटिन्यू जब ये वर्क करती हैं तो ये अपने आप क्या हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं। अब इस कंसेप्ट का यूज भी है कि हम इसको यूज कहाँ कहाँ करते हैं। बहुत सारे डिवाइस है, जैसे बल्ब हुआ, यूज करते हैं उसमें। ओवन हो गया, उसमें यूज करते हैं। आयरन हो गई, उसमें यूज करते हैं। गीजर हो गया, उसमें यूज करते हैं। और इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मतलब जहां पे हमें यूज नहीं करना होता लेकिन फिर भी हीट जनरेट होती है ना, वो भी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थर्मल इफेक्ट आता क्यों है। देखिए, सिंपल सी चीज है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सपोज करो ये कोई कंडक्टर आपका, कोई मेटल है। इस मेटल के अंदर बहुत सारे क्या है, एटम, मॉलिक्यूल ये होते हैं और इनके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अब हमने बताया था कि जैसे मान लो इस मेटल के कंडक्टर को आपने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब होगा क्या, इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। सपोज हमने यहाँ पे एक बैटरी लगाई हुई है, ठीक है। मतलब ये जो बैटरी है ना, ये क्या काम करती है, एक तो पोटेंशियल मेंटेन करने का काम करती है, दूसरा इसमें ना कुछ एनर्जी होती है। मतलब कोई सेल है, इलेक्ट्रिक सेल ले लिया या कोई बैटरी ले ली, उसमें केमिकल फॉर्म के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है ना, स्टोर होती है। अब वो एनर्जी जो है, कहने का मतलब ये जो बैटरी अगर आप नहीं लगाओगे यहाँ पे, या इसमें पोटेंशियल आपने मेंटेन नहीं किया, तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन इनके अंदर जो एनर्जी ऑलरेडी थी, उसी एनर्जी से रैंडमली मूव करते हैं, बट कोई करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर पाते। अब आपने बैटरी लगा दी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया, अब क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन थे सबके सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी कहां से आती है, इस बैटरी से। मतलब ये बैटरी क्या काम कर रही है, ये बैटरी उन इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, उन इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवा रही है। क्या प्रोवाइड करवा रही है, एनर्जी, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एनर्जी है केमिकल एनर्जी की फॉर्म के अंदर। ये इलेक्ट्रॉन को दे रही है किस एनर्जी की फॉर्म के अंदर, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म के अंदर। आप लोगों ने 9th क्लास में वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा होगा, और आरबीएससी वाले जो हैं वो 11th चैप्टर है इसी में, उसमें पढ़ेंगे कि भाई कोई भी एनर्जी जो है, जब उसको ऑब्जेक्ट को हम देते हैं काइनेटिक एनर्जी के टर्म के अंदर, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। मतलब यहाँ बैटरी से इलेक्ट्रॉनों ने क्या ली, एनर्जी ली। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। और फिर काइनेटिक एनर्जी से क्या कर रहे हैं भाई, मूव कर रहे हैं। अब यहां से देखो, यहाँ ये कोई एटम है, ये एटम है और बहुत सारे एटम हैं, इनके पास जो इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसके पास एनर्जी आई और उसने क्या करने लग गया, वो मूव करने लग गया। लेकिन जब ये मूव करता है तो हमने रेजिस्टेंस वाले कंसेप्ट के अंदर पढ़ा था कि जब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो आपस में क्या करते हैं, ये सब कोलाइड करते हैं। क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। चाहे तो ये आपस में इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कोलाइड करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से कोलाइड करेगा, या जो आयन जो होते हैं उनसे कोलाइड करेगा। मतलब सिंपल सी बात है कि जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच में बहुत सारी कोलिजन्स होती है, बहुत सारी टक्कर होती है। और जब टक्कर जब होती है, अब सिंपल सी बात है, दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर बार बार टकरा रहे हैं, या हमारे हाथ जो हम बार बार आपस में रब करते हैं, तो हमारे अंदर क्या जनरेट हो जाती है, हीट जनरेट हो जाती है। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराएंगे, इनकी बहुत सारी कोलिजन्स होंगी, तो इनमें भी क्या जनरेट हो जाएगी, वो हीट जनरेट हो जाएगी। मतलब ये जो बैटरी इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे रही थी, मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि जो केमिकल एनर्जी है ये कन्वर्ट हो रही थी किसमें, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो बीच में कुछ पार्ट उसका किसमें कन्वर्ट हो गया भाई, हीट के अंदर, बिकॉज ऑफ कोलिजन।
इन इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आई और काइनेटिक एनर्जी आने के कारण से ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लग गए, लेकिन जब ये मूव करते हैं तो इनके बीच में बहुत सारी कोलिजन्स होती हैं। उन कोलिजन्स के कारण से इस काइनेटिक एनर्जी जो यहां से कन्वर्ट हो रही थी काइनेटिक एनर्जी, उसका कुछ पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट के अंदर। इसी वजह से यहाँ पे हीट जनरेट हो जाती है और इस वजह से इस बॉडी का, इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है। अब ये कंसेप्ट हर अप्लायंस जो होता है, जितने की डिवाइस होती है हमारी, उनमें लगता है। आप देख सकते हो अगर पंखा काफी देर तक चलता है तो वो गर्म हो जाता है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें हैं, काफी देर तक अगर उनमें करंट फ्लो होता रहेगा तो वो अपने आप क्या हो जाती है, हीट जनरेट कर लेती है और गर्म हो जाता है। तो ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट था कि थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है या क्यों जनरेट होती है इसके अंदर हीट। अब हम देखते हैं कि इस इफेक्ट का यूज कैसे किया जाता है, कौन कौन सी डिवाइस है। तो जिन जिन डिवाइस के अंदर इसका यूज किया जाता है, वो बल्ब, आयरन, गीजर, ओवन, इन सब के अंदर कैसे यूज होता है। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये दिखाता हूं। जैसे ये मान लो ये आपके पास एक बल्ब है। अब इस बल्ब के अंदर होता क्या है, देखो आप इस बल्ब के अंदर एक फिलामेंट आपको दिख रहा है। ये जो फिलामेंट है, ये एक पतला सा वायर आपको दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ये फिलामेंट होता क्या है, ये फिलामेंट एक पतला सा वायर हम बोल सकते हैं इसको। इसके अंदर जैसे ही करंट फ्लो होता है, तो जैसे ही आप इसके अंदर करंट फ्लो होता हुआ देखोगे तो ये ग्लो करने लग जाता है। मतलब क्या हुआ, जैसे इसके अंदर करंट फ्लो हुआ तो ये क्या जनरेट करेगा, हीट जनरेट करेगा, और हीट जनरेट करेगा तो ये ग्लो होगा। कोई भी वायर अगर हम बात करें, वैसे नॉर्मली अगर किसी वायर के अंदर अगर हीट जनरेट होगी तो वो ग्लो करता है, लेकिन ये इतना ज्यादा क्यों करता है उसका भी मैं रीजन बता देता हूं। इस बल्ब के अंदर कौन सा फिलामेंट जो है, इसमें क्या मटेरियल आपको हमने यूज किया, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर्ड के लेवल पे अगर हम देखें तो बोर्ड में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब के अंदर फिलामेंट जो हम यूज करते हैं वो किस मटेरियल का यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, टंगस्टन जो होती है उसका यूज किया जाता है। टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है इस फिलामेंट के अंदर, किसका यूज किया जाता है भाई, टंगस्टन का यूज किया जाता है। अब रीजन ये है कि भाई टंगस्टन का ही क्यों यूज किया जाता है, तो पहला जो पॉइंट है कि इसके अंदर टंगस्टन का क्यों यूज किया जाता है, तो टंगस्टन का की दो प्रॉपर्टी हम मान सकते हैं, दो प्रॉपर्टी होती है टंगस्टन की। पहली प्रॉपर्टी की इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, मतलब लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। आप देखोगे इतना पतला सा वायर और इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट, और ये क्या कर रहा है, ग्लो, लेकिन फिर भी ये मेल्ट नहीं होता भाई। कारण क्या है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा। हमें इसमें ऐसे ही एक मटेरियल की जरूरत है ना जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हो। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो ये मेल्ट हो जाएगा। जैसे इसके अंदर हीट जनरेट होगी, ये ग्लो करने लगेगा और ये क्या हो गया, मेल्ट। अब मेल्ट हो गया तो करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। मेल्ट हो गया ना, ये टूट गया यहां से, तो करंट फ्लो होना बंद हो गया। अब करंट फ्लो होना बंद हो गया तो ये बल्ब खराब हो गया। तो इसलिए इसको यूज किया जाता है ताकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो ये क्या करेगा, हीट जनरेट करने के बाद भी मेल्ट नहीं होगा। पहली प्रॉपर्टी। व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन बल्ब फिलामेंट, बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा। ये क्वेश्चन का आंसर है, आप उसमें नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, पहला। और दूसरा, टंगस्टन की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जैसे करंट फ्लो होने लगता है ना तो ये बहुत ज्यादा क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। ये सिर्फ एक टंगस्टन की प्रॉपर्टी है, मतलब और मटेरियल जो होते हैं वो उतना ज्यादा ग्लो नहीं कर पाते जितना टंगस्टन ग्लो करता है। अब टंगस्टन ग्लो करेगा तो क्या एमिट करेगा, ये टंगस्टन जब ग्लो करता है ना तो ये लाइट एमिट करता है। क्या एमिट करता है, लाइट। और लाइट एमिट करने से ये बल्ब के अंदर से आपको क्या मिलेगी भी, लाइट मिलेगी। और थोड़ी बहुत ये हीट भी जनरेट करता है, बिकॉज बताया ना हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो हीट भी जनरेट करता है। लेकिन उस हीट को हम यूज में नहीं लेते क्योंकि हमें इंटरेस्ट है किसमें, लाइट में, तो हमें हीट का यूज नहीं ले रहा या लेना भी नहीं है। लेकिन ये जो हीट है ना, इसको काम में लेके इसको ग्लो करवाया जाता है टंगस्टन का यूज करके। तो ये चीजें। दूसरी चीज ये है कि इस बल्ब के अंदर देखो कोई भी जो नॉर्मल एयर जो है वो नहीं भर सकते हम। इस बल्ब के अंदर जो है वो नॉर्मली एयर नहीं भरी जा सकती। कारण क्या है भाई, नॉर्मल एयर क्यों नहीं भर सकते, बिकॉज नॉर्मल एयर के अंदर क्या होती है भाई, नॉर्मल एयर के अंदर ऑक्सीजन होती है। हमें पता है कि नॉर्मल एयर के अंदर क्या भरी होती है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर इसमें है और अगर हम इसको ग्लो करवा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, गर्म। बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर इसका हो गया, अब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के बाद ये क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। टंगस्टन क्या हो जाता है, रिएक्टिव। और अगर टंगस्टन मान लो रिएक्टिव हो गया तो ये किससे रिएक्ट कर लेगा, ऑक्सीजन से। फिर ये बना लेगा ऑक्साइड इसका। टंगस्टन किसका ऑक्साइड बना लेगा,
मतलब अपना ऑक्साइड बना लेगा और फिर ये प्योर टंगस्टन नहीं रह पाएगा। अब हमें पता है कि टंगस्टन की ही ये प्रॉपर्टी है कि ये इतना ज्यादा ग्लो कर पाता है। अगर टंगस्टन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अगर अपना ऑक्साइड बना लेता है तो फिर ये इतना ज्यादा ग्लो नहीं कर पाएगा, तो फिर हम इस बल्ब को यूज नहीं ले पाएंगे। इसलिए हम इसमें कौन सी गैस भरे थे, हम इसमें गैस भरते हैं इनएक्टिव गैस जो होती है ना, इनर्ट गैस जिनको हम बोलते हैं, वो गैस इसके अंदर भरी जाती है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट का यूज। और बहुत सारे डिवाइस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक आयरन की या बात करें ओवन की, तो इनके अंदर जो प्लेटें होती है ना, जैसे इन प्लेट के अंदर क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होते ही ये हीट जनरेट कर लेती है अपने अंदर, और जैसे ही हीट जनरेट करते हैं ये गर्म हो जाती है, फिर आप इसको क्या कर लेते हो, यूज कर लेते हो, खाना बनाने के लिए यूज कर सकते हो या आयरन करने में यूज कर सकते हो। लेकिन इनमें एक छोटा सा पॉइंट है, मैं बता रहा हूं आपको, वो याद रखना आप, कि इनके अंदर जो प्लेटें होती है जो गर्म होती है वो मेटल की नहीं होती। जैसे अगर बात करें आयरन की, तो आयरन की प्लेट भी मेटल की नहीं होती, और अगर बात करें ओवन की, तो उनके अंदर भी प्लेट जो है वो मेटल की नहीं होती। ये मेटल की इसलिए नहीं होती क्योंकि अगर आप इनको गर्म करोगे ये हाई टेम्परेचर पे जाके और ज्यादा रिएक्टिव हो जाती है, और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगी तो ये ऑक्सीजन से या एयर से, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है या एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर होती है उससे रिएक्ट कर लेती है, और फिर ये खराब हो जाती है, मतलब फिर वो प्योर चीज नहीं दे पाती, वो इफेक्ट नहीं दे पाती जिनको हमें क्या करना है, यूज करना है। तो इसलिए ये जो प्लेटें बनी होती हैं ये बनी होती हैं एलॉय की। किसकी बनी होती है, एलॉय की। एलॉय आपने पढ़ा भी है। एलॉय एक तरीके से हम एक ऐसा सब्सटेंस मान सकते हैं जो बहुत सारी मेटल या नॉन मेटल से मिला के बनाया हुआ है, फिर इससे हो क्या जाता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, रेजिस्टेंस भी हाई हो जाता है, और जब रेजिस्टेंस हाई हो जाता है तो फिर इसका जो हीटिंग इफेक्ट हम कहते हैं वो और ज्यादा अच्छे से यूज ले पाते हैं। अभी आप हीटिंग इफेक्ट में हम पढ़ेंगे कि अगर रेजिस्टेंस अगर हाई होगा तो हीट भी ज्यादा जनरेट होती है, फॉर्मूला डिराइव करेंगे तब इसको देखेंगे कि जब ज्यादा रेजिस्टेंस होता है किसी मटेरियल का तो हीट भी ज्यादा जनरेट होती है, ठीक है ना, तो वो भी देखेंगे। तो ऐसे डिवाइस में आप इसको यूज ले सकते हो। मतलब अगर हम देखें कि अगर इसको इसके एडवांटेज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि किस किस में इसको यूज लिया जाता है, तो गीजर, ओवन, आयरन बल्ब, ये सब आप लोग उसमें लिख सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो डिसएडवांटेज भी इसके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें फैन की, है ना, या फिर हम बात करें स्पीकर की, कोई स्पीकर है या कोई फैन है, अगर हम बात करें इनकी, तो क्या होगा भाई, अगर जैसे मान लो फैन है, फैन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, और उस करंट फ्लो होने के कारण से उसमें क्या जनरेट हो गई, हीट जनरेट हो गई, और उसका टेम्परेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। लेकिन हमें तो वो वहां पे जो हीट जनरेट हुई है वो चाहिए ही नहीं, मतलब हमें वो हीट काम में लेनी ही नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे हीट जनरेट हो रही है। कहने का मतलब जो टोटल एनर्जी आप दे रहे हो किसको, फैन को, वो उस कंप्लीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके नहीं दे रहा हमको, मतलब हमें उस कंप्लीट एनर्जी का वर्क नहीं मिल रहा वापस, तो उसका कुछ पार्ट उसमें कन्वर्ट हो जाता है हीट में। तो अब उसका कुछ पार्ट अगर हीट में कन्वर्ट हो गया तो हमें कंप्लीटली वर्क नहीं मिला, तो ये डिसएडवांटेज हो गया उसका कि हीट जनरेट हो रही है लेकिन हमारे तो काम ही नहीं आ रही, मतलब हमें हीट को काम में लेना ही नहीं है लेकिन फिर भी जनरेट हो रही है, तो कुछ वो एक तरीके से हम कह सकते हैं डिसिपेट हो रही है एनर्जी। मतलब इसी हीटिंग इफेक्ट के कारण से एडवांटेज तो नहीं है, लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है कि जो एनर्जी है वो डिसिपेट भी होती है, मतलब वो हम कह सकते हैं खराब भी होती है, वेस्ट होती है कह सकते हैं, क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। स्पीकर है वो भी यही काम करता है, अगर मान लो काफी देर तक चल रहा है तो ये गर्म हो जाता है, मतलब हीट जनरेट कर रहा है, लेकिन हमारे किसी काम की नहीं है। तो ये हीटिंग इफेक्ट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अभी हम देखने वाले हैं कि बेस क्लियर किया हम लोगों ने, अब हम देखने वाले हैं कि इस हीटिंग इफेक्ट का अगर हम फॉर्मूला डिराइव करें कि ये हीट जो जनरेट हो रही है किसी भी कंडक्टर के अंदर, ये किस किस पे डिपेंड करती है, और जो भी इसके फैक्टर हैं, चाहे वो करंट हो चाहे वो रेजिस्टेंस हो, है ना, तो इनके ऊपर कैसे डिपेंड करती है। अगर आप इनको वेरी करवा सकते हो, चाहे वो टाइम हो, इनको अगर आप वेरी करवा सकते हो तो हीट जनरेट कैसे होगी, ज्यादा होगी या कम होगी, तो वो फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। डेरिवेशन करते हैं अब थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट में जो हीट जनरेट होती है वो हीट का फॉर्मूला हमें क्या करना है, डिराइव करना है। तो हमने कंसिडर कर लिया कि कोई वायर है आपके पास, ये आपके पास कोई वायर है और इस वायर के अंदर करंट फ्लो हो रहा है आई करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस इस वायर का हमने मान लिया R, और चूंकि करंट कब फ्लो होगा, चार्ज के फ्लो होने की वजह से, तो चार्ज मान लिया हमने Q चार्ज फ्लो हो रहा है T टाइम के लिए, तो I करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। अब ये चार्ज जब फ्लो होता है T टाइम के लिए
तो इस चार्ज को फ्लो करवाने के लिए क्या करवाना पड़ता है? चार्ज कब फ्लो होगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो हमने मान लिया कि इस वायर के दोनों एंड के बीच में डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो V है, और V जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है वो बैटरी है। तो बैटरी जिस सोर्स से एनर्जी आ रही है, वो एनर्जी या वो जो सोर्स है उसको कुछ काम करना पड़ रहा है ना भाई। हमने कहा था कि चार्ज को फ्लो होने के लिए, फ्लो करवाने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। तो उस सोर्स ने वर्क किया W, मतलब किसी पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो सोर्स है वो वर्क कर रहा है, कितना? W वर्क कर रहा है। क्लियर है? ये चीजें हमने कंसिडर करी। अब हमें पता है, हमने ऑलरेडी पोटेंशियल डिफरेंस जब डिस्कस किया था तो एक फॉर्मूला डिराइव किया था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है? कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है उसके बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। अब यहां से ये फॉर्मूला है आपका। अगर इस फॉर्मूले से आपको ये निकालना हो कि वो जो सोर्स लगा उस सोर्स ने वर्क किया कितना भी, तो यहां से आप इस वर्क के फॉर्मूले से आप वर्क की वैल्यू निकाल सकते हो, W इज इक्वल टू V इंटू में Q। ठीक है भाई। अब यहां से वर्क की वैल्यू आ गई आपके पास, लेकिन आपने एक इक्वेशन और पढ़ी है इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में, ये जो आई करंट जो होता है ये बराबर होता है Q अपॉन T, कि यूनिट टाइम के अंदर कितना चार्ज फ्लो होता है किसी वायर से, तो वही क्या हो गया उसका करंट। अगर यहां से आपको Q की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस T को इधर ले आओ, तो Q बराबर हो गया किसके? I इंटू T। ये जो Q की वैल्यू है ना, ये आप इस इक्वेशन में अगर पुट करोगे तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? V I T। मतलब उस सोर्स को काम करना पड़ा कितना? VIT। और ये जो सोर्स है जिसने W काम किया, 9th में आपने पढ़ा था वर्क एनर्जी और पावर में, कि जो वर्क होता है ना, वो कितना काम करना पड़ा किसी सोर्स को, या किसी सोर्स ने कितना काम करना पड़ा जितने उसके पास एनर्जी थी। मतलब कोई सोर्स अगर जितना काम करेगा उसकी एनर्जी इतनी तो होगी, क्योंकि वर्क और एनर्जी जो है दोनों एक दूसरे के टर्म के अंदर रिप्रेजेंट होते हैं। आप एनर्जी को रिप्रेजेंट कर सकते हो वर्क के टर्म के अंदर, एंड वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ एनर्जी। वर्क एनर्जी के टर्म के अंदर और एनर्जी वर्क के टर्म के अंदर रिप्रेजेंट हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वर्क होगा, दिस वर्क विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ सोर्स। तो आप इसको, इस वर्क को आप यहां से एनर्जी के इक्वल लिख सकते हो, VIT। मतलब ये जो सोर्स की एनर्जी होगी, ये उस सोर्स की क्या हो गई? एनर्जी हो गई। अब ये जो एनर्जी है सोर्स ने यूज में ली, सोर्स ने दी है, यही एनर्जी कन्वर्टेड हो जाती है किसमें भाई? हीट में। मतलब दिस एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू हीट। तो यहां से हीट में कन्वर्ट हो गई, H इज इक्वल टू VIT। मतलब एक हम कह सकते हैं कि जो मेन हमारा फॉर्मूला है हीट का, H इज इक्वल टू वो VIT होता है। लेकिन अगर आपने एक इक्वेशन पढ़ी थी ओम्स लॉ से, अगर वो आपको इक्वेशन याद है कि फ्रॉम ओम्स लॉ हमारी जो इक्वेशन थी वो थी V इज इक्वल टू IR, क्योंकि हमें ये पता करना है कि भाई अगर उसका रेजिस्टेंस R है और आप उसको वेरी करोगे तो R की वैल्यू अगर आप चेंज करोगे तो हीट चेंज होती है कि नहीं होती। अगर आपको ये निकालना है तो आपको हीट की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस की टर्म के अंदर निकालनी पड़ेगी, और रेजिस्टेंस की टर्म के अंदर निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू I। मतलब इस V की वैल्यू आप यहाँ पे इसमें रख दो, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? H इज इक्वल टू, अब देखो V की जगह आप रख रहे हो IR, तो आपने रखा IR, फिर क्या है I, तो आपने रखा I, और फिर क्या है T। तो यही हीट का जो फॉर्मूला है ये बन गया आपका I, दो बार आ रहा है तो I स्क्वायर RT। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हीट जनरेटेड। मतलब जो हीट, ये आप मेन इक्वेशन मान सकते हो उसको, ये एक मेन इक्वेशन हो गई। ये जो हीट है ये किस पे डिपेंड करती है? करंट पे। और किस पे डिपेंड करती है? रेजिस्टेंस पे। और किस पे डिपेंड करती है? टाइम पे। अब कैसे डिपेंड करती है? ये थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट जो हमने समझाया था स्टार्टिंग में वो, और अगर फॉर्मूला डिराइव करवाता है तो आपको यहां तक करना है अगर थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट पूछे तो। लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, वो क्या होता है उसको समझ लो। ये जो मेन इक्वेशन है ना हमारी, इस इक्वेशन को काम में लेंगे इस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को काम में लेते हैं। यहां बता देता हूं मैं कि जो आपका जो फॉर्मूला था H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला है। अगर यहां पे आप इन दोनों को, ये दो फैक्टर R और T, रेजिस्टेंस और टाइम, अगर आप इनको फिक्स कर देते हो, हमें इनको चेंज नहीं करना, आप सिर्फ किसको चेंज कर रहे हो? करंट को। मतलब आप करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हो, तो हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मतलब हीट भी क्या होगी? देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि जो R है, अगर हम कहें इफ R एंड T ये कांस्टेंट है, R
कांस्टेंट। तो क्या होगा, H जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्क्वायर ऑफ करंट के। क्लियर है, मतलब करंट के स्क्वायर की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो हीट भी इंक्रीज होगी, और अगर इसके स्क्वायर की वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो हीट भी डिक्रीज होगी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन भी बना सकते हो कि इफ करंट को आपने क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और टाइम को कांस्टेंट कर दिया, आई एंड टी आर कांस्टेंट, तो फिर से आप एक इक्वेशन बना सकते हो क्या, कि अब जो करंट है या जो हीट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, इक्वेशन सेकंड। और थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी, इफ I एंड R ये अगर क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आप कह सकते हो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, थर्ड इक्वेशन। देखिए ये जो हीट के इफेक्ट से ये जो डेरिवेशन किया हमने, जो फॉर्मूला निकाला, इसी फॉर्मूले पे डिपेंड होके तीन इक्वेशन बनती हैं। ये तीन लॉ कह सकते हैं हम। ये जो लॉ है ये दिए किसने, जूल ने दिए, इसलिए इनको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब यहां से दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। पहला थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, अगर एक्सप्लेन करना है तो आपको ये सब करना है, और दूसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पूछे तो आपको सिर्फ इतना सा करना है, ये फॉर्मूला लिखा, ये तीन इक्वेशन बना दी, दिस इज द जूल्स ऑफ लॉ ऑफ हीटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ही पूछे जाते हैं, दोनों में से एक तो आपसे ये मान के चलो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, तो आज हम लोगों ने थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट किया और इसको कंप्लीट किया। कल इस चैप्टर को हम नेक्स्ट एपिसोड में कंप्लीट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को, और नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये इसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, दोनों पार्ट अलग अलग कैसे, सीबीएसई और आरबीएसई में अलग अलग कैसे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।